हेलो बच्चे, नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6। वैसे तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करवा चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो उसको मैंने करवाया था पिछले वीडियो में, टुकड़ों में करवाया था। तो मैं आज आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकालना सिखा रहा हूं। कैसे निकालेंगे तो देखिए, चलो दिया है मतलब गिवन डेट संख्याएं 6 मतलब 6 और 20। ठीक है, आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम की शर्तें बताया था निकालने के लिए। कुछ नियम थे। हमने सबसे पहले बताए थे आपको कि सर्वप्रथम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहली कंडीशन थी। तो लिखेंगे मेरे यहां पे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, अभाज्य गुणनखंडन करने पर तो क्या करना है बच्चों? देखो, ये 6 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना आपको मैं भले भांति पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर से देख लीजिए आप क्या होता है। यहां पे वही संख्या आएगी जो अभाज्य संख्या होगी और जो ये संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, मतलब भाग दे दे। मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे 2 से दूंगा। 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो 2 का विभाज्यता का नियम में 6 आता है, इसलिए 2 से भाग दे रहे अपन लोग। ठीक है, अन्यथा 3 से दे सकते थे। तो 2 तिया 6। अब क्या बेटा, 3 एका 3, 3 एक अभाज्य संख्या थी तो खुद से ही भाग देगी, इसलिए 3 का ही भाग देना पड़ा मुझे। 3 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके पश्चात 20 का भी हमें निकालना होगा क्या? अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 0 है, इक्का एक अंक, मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 एक का 2 लगाए 0, फिर 0 है मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 पंचे 10 और 5 एक खुद में खुद एक अभाज्य संख्या अपने आप में स्वयं में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? खुद से भाग जाएगी और 1 से जाएगी, इसलिए क्या होगा? 5 खुद से भाग जाएगी। 5 एक का 5। जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 आया है और 20 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आया। जैसे ही देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा मैं विस्तार में लिखूं मैं, तो क्या होगा? पे 2 पर 2 की घात गुना कितना पे 5। अब हमें ज्ञात क्या करने बोला बच्चे अपने को? एचसीएफ। तो ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपके पास जो है हमने शर्त लिखाए थे। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो, सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक पूरी क्या है? एक अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जो ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड किया गया है संख्याओं का, उस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है। उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है, इसका मतलब यह है कि सर यदि यहां पे 2 है, इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 20 का भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है, इसका मतलब यह है कि 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है। यदि उभयनिष्ठ संख्या है तो एचसीएफ ज्ञात करते समय हमेशा छोटी घात वाली संख्या को लिखा जाता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में 6 पर 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है और 2 पर किसी प्रकार की घात नहीं है, मतलब एक ही घात रहती है बच्चों, एक ही घात रहती है। जरूरत पड़ने पर लगा सकते हैं और जरूरत ना पड़ने पर उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताया था उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिखा जाता है। तो यहां पे कौन सा लिखना बेटा? यहाँ पे 2 पर 2 की घात बड़ी है किसकी अपेक्षा? 2 पर 1 की घात की, इसलिए 2 पर 1 की घात संख्या को लिखेंगे, सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिखा जाता है। यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संख्या को एचसीएफ ज्ञात करते समय नहीं लिखा जाता, मतलब उस संख्या को छोड़ दिया जाता है। जो उभयनिष्ठ है उसी संख्या की बात की जाती है एचसीएफ ज्ञात करते समय। ठीक है, तो जैसे देख पा रहे हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है। 3 नहीं है मतलब 3 को अभाज्य एचसीएफ ज्ञात करते समय नहीं लिखना है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर, ये 3 को छोड़ दें अपने को, 20 का अभाज्य गुणनखंड में 5 है, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अपने को एचसीएफ ज्ञात करते समय ये 5 एक उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 5 को भी छोड़ना पड़ेगा। अब कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे क्या कंपेयर करने लायक, मतलब तुलना करने लायक संख्या यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या बोलना है अपने को कि 6 और 20 का अब एचसीएफ मतलब महत्तम समाप्त वर्तक कितना है? 2 है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा बेटा? ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हमें एलसीएम भी ज्ञात करने बोला है, तो एलसीएम ज्ञात करते समय क्या लेना अपने को? सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहां तक प्रोसेस क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड की होती है बच्चों लोग। मैं इसके बाद बता दूं सर आपको कि इसके बाद करते क्या बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इसके बाद करते हैं कि जो अपने अभाज्य गुणनखंड करे हैं उन संख्याओं में देखा जाता है कि इस उभयनिष्ठ है या नहीं। इसमें उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे ज्ञात करते समय उभयनिष्ठ होना चाहिए था, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब यह है उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं है, इसका मतलब यह है बच्चों कि मैं आपको बताऊं सर कि यहाँ पे यदि उभयनिष्ठ है, यदि इनके इसमें उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लिखा जाता है एलसीएम ज्ञात करते समय। तो जैसे देख पा रहे हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आया और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया। इसका मतलब यह है 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है, और उभयनिष्ठ संख्या है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात वाली संख्या को एलसीएम ज्ञात करते समय लिखा जाता है, जो कि सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पर 2 की घात, जो कि 2 पर 1 की घात से बड़ी है। ठीक है, इसलिए जो सर यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करते समय बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी घात लिखते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते समय छोटी घात लिखा जाता है। ठीक है, अब देख जैसे कि देख पा रहे हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है। इसका मतलब यह है कि 3 एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अब भाई एचसीएफ ज्ञात करते समय तो 3 को हमने छोड़ दिए थे, हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं किए थे, लेकिन हमें जो एलसीएम ज्ञात करते समय 3 को इन्वॉल्व करना है, जैसे कि वैसे लिख देना है। ठीक है, चलो जैसे देख पा रहे हैं कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि 5 एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि 5 को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आपको बता दूं मैं 2 पर 2 की घात मतलब भैया 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 4 और 3 5 15। अब 15 का गुणा करेंगे इसमें बेटा 4 में, 15 चौके 60। हम बोल सकते हैं कि 6 और 20 का लघुत्तम समाप्त वर्त्य मतलब एलसीएम 60 होगा। ये आपको एग्जाम में अधिकांशतः ये एग्जाम्पल आता है, इसलिए मुझे लगा कि इसको एक बार फिर से बताना चाहिए, तो मैंने इकट्ठे बता दिया हूं। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम भैया बेसिक तौर पर समझाया हूं, सबको समझ आएगा। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखने वाले हैं सर, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या किए, 6 और 20 संख्या थी, इसका एलसीएम या इसका एचसीएफ कितना आया था बेटा पे? 2। इसका एलसीएम कितना आया था बेटा पे? 60। तो मैं आपको बता दूं सर कि एक फार्मूला है, आपको याद रखना है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये हो सकता है खाली स्थान में पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक में ये क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। बोलते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो है 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने 2 संख्या थी 6 और 20 थी, इन संख्याओं का गुणनफल HCF 2 आया, LCM 60 आया।
इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो जो हमने आंसर निकाले हैं इसका आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 शून्यम शून्य 6 दूनी 12। भैया संख्याओं का गुणनफल 120 आया है तो एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल 120 आना चाहिए। तो जो हमारा आंसर निकला है वो 100 सत्य होगा, अन्यथा गलत होगा। तो 2 शून्यम शून्य 2 छक्का 12। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है दोनों पक्ष क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। एलएचएस बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पे आरएचएस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फार्मूला हमने बनाए हैं, ये जो हमने फार्मूला बनाए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 में इसका प्रयोग होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले इसको ट्राई कर दिखाया, मतलब बना के दिखाया हूं। एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बेटा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM भी ज्ञात करें। आप चाहे तो ये फार्मूला का प्रयोग करके बाद में एलसीएम निकाल सकते हो, या इससे पिछले वाला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन करवाया हूं एग्जाम्पल 6 में, वैसे भी कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, अन्यथा अभी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर हम निकालते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का एचसीएफ और एलसीएम। दिया है क्या बच्चों, दिया है क्या, दिया है बच्चों लोग संख्याएं 96 और 404। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लिखेंगे 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, तो 96 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार करेंगे सर। बेटा लास्ट का इकाई अंक कितना बेटा, अभाज्य गुणनखंड करना देखा जाता है कि इसका लास्ट का इकाई अंक कितना है 6 है। यदि कि संख्या के इकाई अंक जो है 0 2 4 6 हो या 8 हो तो वह 2 से भाग जाएगी। 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 का पारा ऐसा पढ़ना है कि 9 आ जाए या 9 से कम, तो 2 1 का 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6 10। यदि मैं 2 का पारा 5 बार पढ़ लेता हूं तो जो 9 से अधिक हो जाता है, तो अधिक आते तक हमको पारे नहीं पढ़ना है, इसलिए क्या कहा पे 2 चौके 8, बचा कितना बेटा 1, मतलब हो गया बेटा यहाँ पे 16। तब बेटा क्या करना है, अपने को 2 का पारा जो है अपने ऐसा रीड करना है, ऐसा पढ़ना है कि 16 आ जाए या 16 से कम। 2 8 16। फिर बेटा इकाई अंक पे, इसका इकाई अंक जो है 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक अंक है, इसलिए 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर इकाई अंक लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से आएगा 2 3 6, फिर 3 1 3। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, मतलब 2 पर 5 की घात, क्या बेटा गुना कितना पे 3, ये कंडीशन बन गई। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 404 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। देखेंगे लास्ट का इकाई का अंक बेटा, इस संख्या के लास्ट इकाई का अंक कितना दिया हुआ है 4 है, इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली, मतलब भाग जाने वाली है। तो 2 दूनी 4 लगाए 0, 2 दूनी 4।
फिर लास्ट का इकाई इसके लास्ट का इकाई अंक 2 है, मतलब 2 एक अभाज्य संख्या से भाग जाएगी। 2 एक का 2 लगाए 0, 2 एक का 2। ये 101 खुद में खुद एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की क्या खासियत होती है बच्चों लोग कि ये खुद से भाग जाती है और 1 से भाग जाती है, इसलिए हमें जो है 101 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 101 एक का 101, तो हम बोल सकते हैं कि 2 एक बार बेटा 2 बार, 2 पर 2 की घात गुना कितना पे 101। तो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कह रहे हैं हमने, तो कितना है यहाँ पे 2 पर 2 की घात गुना 101। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमें HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि हमने करके दिखा दिए, अभाज्य गुणनखंड करके अपने दिखा दिए। इसके पश्चात क्या करते हैं कि HCF ज्ञात करते समय उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है। जो उभयनिष्ठ संख्या रहती है उस संख्या को देखा जाता है कि इन दोनों संख्या में कौन संख्या की घात बड़ी है या छोटी है। जो संख्या की घात छोटी होगी उस संख्या को लिखा जाता है HCF ज्ञात करते समय। तो जैसे देख पा रहे हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 404 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है, मतलब 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है। और उभयनिष्ठ संख्या है तो देखना है कि उस उभयनिष्ठ संख्या पर सबसे छोटी घात कौन सी है। जैसे कि हम देख पा रहे बच्चों लोग, सबसे छोटी घात क्या है 2 पर 2 की घात, तो 2 पर 2 की घात को हम लिख देंगे बच्चों लोग। इसी प्रकार जो है देख पा रहे हैं 96 के गुणनफल में जो है कितना, गुणनखंड में कितना है 3 आया, लेकिन 404 के गुणनखंड में 3 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि 3 एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अब उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो वह संख्या को भूल जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जो है 404 का अभाज्य गुणनखंड में देख पा रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 101 आया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 101 नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि 101 जो है एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो HCF ज्ञात करते समय वह संख्या को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब शामिल नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं 2 पर 2 की घात मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी कितना बेटा पे 4। ये हो गया आपकी क्या है HCF, दिए गए संख्याओं का क्या हो गया HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 हुई जो दोनों संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर पाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग जो है LCM ज्ञात कर सकते हैं। आपको वो फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर पिछले जो अपने एग्जांपल नंबर 6 में रहा है इस प्रकार भी आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी क्या करते हैं LCM ज्ञात करते समय अपने सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमने अभाज्य गुणनखंड करने की प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक हुई, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में क्या करते हैं कि उभयनिष्ठ देखते हैं। इसमें उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है, नहीं है इसका मतलब ये हुआ उभयनिष्ठ है तो भी शामिल करेंगे, उभयनिष्ठ नहीं है तब भी इसको शामिल करेंगे LCM ज्ञात करते समय बच्चों। तो देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 हैं, 404 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि देखना है कि 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है, मतलब 2 पर सबसे बड़ी घात वाली संख्या को LCM ज्ञात करते समय लिखा जाता है, मतलब यह 2 पर कितना बिना पे 5 की घात हो जाएगा। इसी प्रकार देख पा रहे हैं आप लोग 96 के उभयनिष्ठ संख्या जो है 96 का अभाज्य गुणनखंड में 3 आया हुआ है, लेकिन 404 के उभयनिष्ठ जो कहना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि 3 एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो वह संख्या को छोड़ना नहीं है, तब भी इसको लिखना है। 404 के अभाज्य गुणनखंड में 101 है, लेकिन 96 के अभाज्य गुणनखंड में 101 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 101 उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या नहीं है मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तब भी उस संख्या को LCM ज्ञात करते समय, लसागु ज्ञात करते समय तब भी इसको लिखा जाता है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 पर 5 की घात मतलब 2 पर 5 की घात मतलब बेटा ऐसा कर सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 हुआ बेटा। 32 गुना 3 गुना 101, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 गुना बेटा कितना पे 101। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 96 एक का 96 की 6 हासिल का 9, 96 शून्य क्या पे एक्चुअली में 0 है, इसलिए क्या पूरा 96 लिखना पड़ेगा। फिर 96 का 96, इसका आंसर कितना है बेटा, हम बोल सकते हैं कि 96 और 404 दो संख्याओं का LCM 96
और 96 आया। ठीक है, इस प्रकार जो तुम्हारा ये आंसर हुआ। ये एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बारंबार बता दे रहा हूं कि सर आपको कि ये कक्षा 10वीं की बोर्ड कक्षा में एग्जाम्पल से क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, तो आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को हल्के में ना ले। एक्सरसाइज तो बनाना है अपने को, लेकिन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8वां एग्जाम्पल देखने वाले इसके बाद में सर देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 भी जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना ही अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करने बोला है। तो देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 बोलता है बच्चों संख्या, एग्जाम्पल नंबर 8 बोलता है संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मैं बता दूं सर आपको बच्चों कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको सिर्फ 2 संख्या दी थी। यहां पे क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको जो है 3 संख्या दी हुई है। आपको घबराना नहीं है, 3 संख्या भी दी है तो वही प्रोसेस करना है, 2 संख्या भी देते हो वही प्रोसेस करना है। देखिए चलो दिया है संख्याएं 6, 72 और 120। तो वही प्रोसेस है हमारे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते समय सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। तो देखिए लिखेंगे 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए चलो आप बचपन से करते आए हुए 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 तिया 6, 3 एका 3। फिर बेटा होता है 72, यदि लास्ट का इकाई कितना है बे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से 2 ही एक अभाज्य संख्या से भाग जाएगा, 2 से लेंगे। 2 तिया 6 बचा तुम्हारा 1 हो गया बेटा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से लेंगे 2 एका 2 बचता है 1 हो गया बेटा 16, 2 8 16, फिर 2 से आएगा 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एका 3। इसी प्रकार 120 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इकाई का 0 है मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 छक्का 12 लगाए 0, 2 तिया 6 लगाए 0, 2 से आएगा बेटा 2 एका 2 बचा बेटा कैरी यहाँ पे 1 मतलब पे 10 हो गया, 2 पंचे 10 बेटा 3 से आएगा, किससे आएगा 3 से, 3 आप 5 15 और 5 एका 5। तो लिखना है अपने को 6 का अभाज्य गुणनखंड बेटा 2 गुना 3, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 2 2, 2 कितने बेटा पे 3 बार, 2 पर 3 की घात, 3 कितने बेटा पे 2 बार, 3 पर 2 की घात। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना है पे 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 पर 3 की घात। अब बेटा 3 कितने पे एक बार है, 5 कितने पे एक ही बार है, ऐसा लिख देना है। अब देखिए वही प्रोसेस जो हमारा ये पूरा जो है अभाज्य गुणनखंड की प्रोसेस है, पहला नियम ठीक है। दूसरा नियम बोलता है एचसीएफ ज्ञात करते समय उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है। उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है मतलब बच्चों वही प्रोसेस है, 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 72 की अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है। इसका मतलब यह है कि तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है।
इसका मतलब ये है कि 2 एक उभय संख्या है बच्चों। तो 2 पर सबसे छोटी घात वाली संख्या 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात, 2 पर 1 की घात, क्योंकि यहाँ पे घात दिखाई दे रही, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर में किसी प्रकार की घात दिखाई देगी बच्चा, नहीं दिखाएगी बच्चे, क्या होता है 1 की घात रहती है। तो यहाँ पे 2 पर 1 की घात है, तो 2 पर 1 की घात इन 3 पर 2 पर 3 की घात से छोटी है, इसलिए 2 पर 1 की घात को यहाँ पे ऐसे ज्ञात करते समय लिखना है। इसी प्रकार जैसे देख पा रहे हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया है, 72 की भी अभाज्य गुणनखंड में 3 आया हुआ है, और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 आया हुआ है। इसका मतलब ये हो बच्चों 3 भी एक उभय संख्या है। उभय संख्या है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 पर 1 की घात, तो लिखेंगे 3 पर 1 की घात। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये तो कंडीशन हो गई दोनों की। आप देखो 120 के पहाड़े में एक एक्स्ट्रा संख्या आई हुई है, इसका नाम है 5, लेकिन दोनों के संख्या, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 5 एक उभय संख्या नहीं है। अब जब उभय संख्या नहीं है मतलब ऐसे ज्ञात करते समय वह संख्या को शामिल नहीं किया जाता, मतलब 5 को छोड़ देना है। तो हम कर सकते हैं 2 पर 1 की घात मतलब 2, 3 पर 1 की घात मतलब 3, 3 दूनी 6, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 हुई जो दी गई संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है, मतलब भाग दे देती है पूर्णतः। तो ये बेटा तुम्हारा क्या होगा, ये एक आंसर हो गया। इसी प्रकार हमको एलसीएम ज्ञात करना है वही संख्या का, तो वही संख्या का एलसीएम ज्ञात करना मतलब सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहां तक जो है अभाज्य गुणनखंड की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं, उभय है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। उभय है तो वह संख्या की सबसे छोटी नहीं बड़ी घात को लिखना है एलसीएम, मतलब लसाअ ज्ञात करते समय बच्चों। तो देखेंगे आप लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 72 की अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 आया हुआ है। 2 एक उभय संख्या है, तो 2 पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 पर 3 की घात। हम लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात जो है ये उभय संख्या की सबसे बड़ी घात है इस संख्या में, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया हुआ है, 72 के में 3 आया है, और 120 में भी 3 आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 पर सबसे बड़ी घात कौन सी बेटा? एक उभय संख्या है, तो 3 पर 2 की घात यहाँ पे बड़ी संख्या की घात है। इसी प्रकार देखिए बच्चों लोग कि 120 के पहाड़े गुणनखंड में एक 5 एक एक्स्ट्रा संख्या मतलब चाहिए अतिरिक्त संख्या आई हुई है, बाकी दोनों के इसमें 5 नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 5 एक उभय संख्या नहीं है, तो उसको एलसीएम ज्ञात करते समय लिखा जाता है, छोड़ा नहीं आता। छोड़ा कहां जाता है बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करते समय उभय नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन एलसीएम में छोड़ते नहीं हैं, तो इनका आपस में गुना कर देते हैं। 2 पर 3 की घात का मतलब 8 होता है। मैंने बताया ना बच्चों, हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। और 8 कैसे आया देखो, 2 गुना 2 मतलब 2 पर 3 की घात, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ गए बच्चों लोग? अब देखिए इसी प्रकार अब बेटा कितना पे 2 पर 3 की, 3 पर 2 की घात मतलब 3 गुना 3, ऐसा आप कर सकते हैं रफ कॉपी में। 3 तिया 9, बेटा ये क्या गया 9 गुना कितना पे 5। एक्चुअली में क्या होता है मैं समझता हूं भैया 0 मतलब भगवान की देन, मतलब ये 5 8 40 मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकता था, मुझे लगा कि मैं गुना करने में सरलता जाएगी। तो 5 8 40 और एक है 9, 9 शून्यम शून्य, 9 शून्यम शून्य और 9 चौके 36। तो हम कह सकते हैं बच्चों लोग कि वह छोटी से छोटी संख्या 360 हुई जो दी गई संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, मतलब भाग चले जाती है। इस प्रकार बच्चों लोग आपको जो है एकदम बेसिक तरीके से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना मैंने पूरे एग्जाम्पल खत्म कर चुका हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक्सरसाइज लेके आऊंगा आपके सामने बच्चों।